नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो भैया? जबरदस्त। सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है, 4 महीने का समय हमारे पास में है सर। मन लगाकर पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक बस रिक्वेस्ट की थी तुम लोगों ने कि सर हाथ जोड़कर विनती है। क्या बात है भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक है वो सर आप है वो यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए। फिलहाल बात करेंगे इसकी, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसकी बात करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें और सीपीआर। सबसे पहले मैं बिना समय खराब किए प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की बात करूंगा। फर्स्ट एड का जो उद्देश्य होता है, आपातकाल स्थिति में डॉक्टर आने से पहले घायल को अस्थायी उपचार देना। उसका ब्लड अगर निकल रहा है तो उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधी जाए, है ना, चोट लग गई है तो उसको घाव को साफ किया जाए, पट्टी बांधी जाए, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, हमारा इस बार सीट निकलवा माइंड मैप करोगे तो जरूर जरूर निकलवा देंगे। अस्थायी उपचार करना उसका ये इसमें शामिल होता है, जिसमें जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना और जल्दी सुधार को बढ़ावा देना, यानी 3P का सिद्धांत है जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि फर्स्ट एड का मतलब ये होता है, व्यक्ति की जब भी दुर्घटना हो जाए, सड़क दुर्घटना हो जाती है, आगजनी की घटना हो जाती है, पानी में डूबने जैसी स्थिति हो जाए, उस समय बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो सब इसमें है कि भाई उसके जीवन को बचाओ। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा, हॉस्पिटल जाने से पहले जो किया जा सकता है वो आपके फर्स्ट एड के अंदर शामिल होता है। दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, है ना, दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा इसके अंदर शामिल होता है फर्स्ट एड के अंदर, जिसमें तुरंत प्राथमिक उपचार मिलने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और सबसे अधिक संभावना होती है। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, रोका नहीं गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये फर्स्ट एड के अंदर, कोई इसमें ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली 50% डेथ है वो प्राथमिक चिकित्सा देकर के रोकी जा सकती है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट एड सीखना चाहिए। गुड सैमरिटन लॉ, गुड सैमरिटन लॉ 2016 के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को पुलिस या कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाओं में परेशान नहीं किया जाएगा। ये गुड सैमरिटन लॉ 2016 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई कोई अगर व्यक्ति एक सड़क दुर्घटना में घायल है, उसे बचाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बार बार बाद में बाई चांस उसकी डेथ हो गई हो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर न कटवाया जाए। ये गुड सैमरिटन लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दुर्घटना स्थल पर तुरंत एक्शन के लिए देखो, यहां पर आप एम्बुलेंस बुलाएंगे दृश्य की सुरक्षा जांच के लिए, चेतना की जांच और एम्बुलेंस कॉल के लिए। देखो एम्बुलेंस 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर अलग अलग है। जैसे 102 होता है, 108 नंबर होता है और 112 नंबर होता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहुंचाना हो हॉस्पिटल वगैरह या नवजात स्वास्थ्य की बात हो तो क्या करेंगे, 108 पे कॉल कर लूं क्या? नहीं भाई, उसके लिए 102 है। तो नवजात स्वास्थ्य और गर्भवती महिला इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना है तो आपको 102 नंबर वाली एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और 108 वाली है वो दुर्घटना और गंभीर बीमारी के अंदर, कोई रोड का एक्सीडेंट हो गया है, नजदीकी टोल से गाड़ी आ जाएगी, दुर्घटना और गंभीर बीमारी के समय में आप 108 को कॉल करें। 112 नेशनल लेवल का हेल्थ एम्बुलेंस नंबर है, जहां पर फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, आ जाती है। ये ऑल इंडिया लेवल का नंबर होता है, ऑल इंडिया लेवल। ये यूट्यूब पर पहली क्लास है इसकी, जन स्वास्थ्य टॉपिक की। अब इसको कॉपी करके आजकल परसों में खूब सारी क्लासें यूट्यूब पर आपको मिलने वाली हैं, तो माइंड में आपको फॉलो कर लो, बाकी सब छोड़ दो। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। ये प्रथम क्लास है कल के नए सिलेबस के बाद में। मुझे खुशी है कि मैंने रात रात में ये कंटेंट पूरा तैयार किया, उसमें सारी चीजें ऐड की और ये पहली क्लास है यूट्यूब पर। अब इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हो सबका सीईटी निकलेगा। और मैं तो गुरुजी सब्सक्राइब करूँ कौन नहीं बैठा हूँ, हाथ में हाथ डाल तो बेटा तेरा अंगूठा तो घिसेगा नहीं। आपका अपना चैनल है, आशीर्वाद मिलेगा तो सीईटी जल्दी निकलेगा। गुरु जी के देवता के आशीर्वाद में कोई कमी रह जाती है ना तो फिर है ना पर्चा मिल जाता है। इसलिए सभी सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। धन्यवाद। आ जाओ। 108 से आती नहीं आजकल, क्यों नहीं आती है? खूब आती है। 108 वाली दुर्घटना में नजदीकी टोल वाले से आ जाती है। तो ये दुर्घटना स्थल पर जांच के लिए फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस नंबर थे जो मैंने बताया। फिर है प्राथमिक चिकित्सा किट है, उसमें आवश्यक घटक क्या होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का एक किट होता है, ड्रेसिंग सामग्री होती है उसके अंदर। ड्रेसिंग सामग्री मतलब आप कोई दस्ताने पहन रहे हो, साथ में कोई पट्टियां वगैरह रख रहे हो, बैंडेड लगानी पड़ती है ना, तो स्टेराइल गॉज पैड होता है, रोलर बैंडेज होता है, चिपकाने वाली पट्टियां होती है, त्रिकोणीय पट्टी होती है सपोर्ट के लिए, वगैरह 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 इसके अंदर शामिल होती है। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिएगा, बोर्ड में टेक्निकल इशू था फिर भी मैं आपको अब बढ़िया पढ़ाऊंगा, चिंता न करो। उपकरण, फर्स्ट एड वाला जो टूल किट होता है इस प्रकार से, उसमें कई सारी चीजें शामिल होती है। क्या क्या शामिल होती है? कैंची, है ना, सीजर्स, चिमटे, डिस्पोजल सर्जिकल ग्लव्स, एक बार यूज किया फिर फेंक दिया, थर्मोमीटर, दवाएं और एंटीसेप्टिक। दवाएं कौन कौन सी? बिटाडीन, लोशन, बर्नॉल। बर्नॉल मतलब जलने पर जो लगाई जाती है ना, जलने पर लगाई जाती है। जलने पर, अब जलन है वो कई प्रकार की होती है, आगजनी में भी हो जाती है, आम इंसान को भी हो जाती है ना, ध्यान रखो। तो कई तरह की चीजें हैं। बहुत सारे टीचर है सीटी से डरा रहे हैं तो दूर हो जाओ, ऐसे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, है ना। डरा रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा ना, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग कर लोगे तो 80 क्वेश्चन कहीं नहीं गए 120 में से। मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, नहीं तो साइड करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उसमें, बाकी पढ़ लेंगे, खूब टाइम पड़ा है। दवाएं और एंटीसेप्टिक में ये बता दिया, बर्नॉल वगैरह है। ओआरएस का घोल है, किसी को लिक्विड पिलाना हो, ओआरएस मतलब शरीर में जो पानी की कमी हो जाए, है ना, डिहाइड्रेशन जब हो जाए, सामान्य बातें हैं, है ना।
मेरे से तो कई लोग जल रहे हैं कि ये एक टीचर अपने इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं। भाई मैंने यूपीएससी की जब तैयारी की, आईएएस प्री मैंने पास किया, मेंस एग्जाम दिए, इंडिया जीके मुझे पूरा आता है, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। अब आप लोगों की तरह मैं बेरोजगार तो रहा नहीं कि बचने के लिए कोचिंग खोल दी। मैंने आईएएस की तैयारी की तो इंडिया जीके मुझे पूरा आता है। राजस्थान जीके जब मैंने आरपीएससी के एग्जाम्स दिए थे काफी वर्ष पहले, उस समय मैंने जब एग्जाम निकाले तब मैंने राजस्थान जीके पढ़ा। तो राजस्थान जीके के 4, इंडिया जीके के 4, एक करंट अफेयर्स, 7-8 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ूंगा। अब आपको नहीं आते हैं, आपने कॉलेज में बंक मारे हो, मस्ती की हो, वो अलग बात है। मैं तो मस्ती के टाइम में 10 रुपए की किताब खरीद लेता था मस्ती की बजाय, और पढ़ता था। पढ़ने की आदत है और पढ़ूंगा, है ना। ज्यादा जलन हो रही हो तो ये बर्नॉल लगा दो भाई, ठीक है, क्या लगा लो, बर्नॉल। अब तो मैं आईएएस की तैयारी तुमने नहीं की, आरपीएससी के एग्जाम्स नहीं दिए तो गलत बात है भाई, है ना। हमने तो दिए थे और एग्जाम भी निकले थे, लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए उस फील्ड में भी नहीं गए, चलिए ज्वाइनिंग भी नहीं की। तो कई बार होता है, जलन के लिए बर्नॉल लगा लो भैया। पैकेट दर्द निवारक टैबलेट वगैरह जैसे पैरासीटामोल वगैरह, ये ध्यान रखें, ठीक है। हाँ आ जाओ इधर। दवाएं और एंटीसेप्टिक साथ में रखना जरूरी है। दवाएं वगैरह उसमें अंदर होती हैं, उपकरण होते हैं। किट में क्या क्या होता है बता दिया मैंने। एक जो, अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे विद्यार्थी बताएंगे क्या कि फर्स्ट एड दिवस कब मनाया जाता है। दिवस पूछा जाएगा, जुलाई महीने में आता है, लेकिन उसका थीम पूछा जा सकता है, लेकिन वो मैं जुलाई में बताऊंगा एक शॉर्ट्स अपलोड करके, अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी जून चल रहा है, 24 जून है। जुलाई 10-15 दिन बाद में जो है ये दिवस आएगा इसका, तब बताऊंगा इसकी थीम। वो भी सीईटी में पूछी जा सकती है ना। पेपर को ऐसा सेट करता हूँ दिमाग लगा करके कि 90% क्वेश्चन मिला देता हूँ। ये सीईटी में कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो ऐप में जो आप पढ़ रहे हो उसमें से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीईटी 12 और ग्रेजुएशन वाला बैच ज्वाइन कर लो। हम बोलते नहीं है पर करके दिखाते हैं हर बार, 90% हूबहू। बढ़िया पढ़ो एकदम, ठीक है। बाकी बातें करने के लिए तो खूब लोग बैठे हैं। ड्रेसिंग सामग्री होती है, कपड़े पहन लो, किट पहन लो, उपकरण, कैंची वगैरह, दवाएं साथ में हो, बर्नॉल जैसी। प्राथमिक चिकित्सा के 3 सिद्धांत हैं, 3 चरण हैं, जिसे हम 3P कहते हैं। 3P मतलब प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाओ। जान बचाना पहली ड्यूटी है एक नागरिक होने के नाते। उसे हॉस्पिटलाइज्ड करो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। प्रिवेंट डिटोरेशन, प्रिवेंट आपका स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए उपाय करो। और प्रमोट रिकवरी, आपकी हेल्थ खराब हो गई, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गया, जल गया, तो वापस से रिकवरी जल्दी हो, स्थिति बिगड़ने से रोको। ये तत्काल उपाय है, जान बचाना और स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने से रोकने के 3P के अंदर स्टार्टिंग के जो उपाय हैं ये तत्काल उपाय हैं। पहला और दूसरा क्या है, तत्काल उपाय है। बाद वाला है वो दीर्घकालिक है, लंबे समय तक आप इसके स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हो। अब होता है कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुरंत रिकवरी के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो जान बचाना यानी प्रिजर्व लाइफ, और प्रिवेंट डिटोरिएशन, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से करें, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो जीवन बचाना और स्थिति बिगड़ने से रोकना तत्काल उपाय है। चिकित्सा के 3 मुख्य चरण, 3P। 3P आपके प्राथमिक चिकित्सा के 3 चरण हैं, रट लो भैया। स्थिति बिगड़ने से रोकना, प्रिवेंट लाइफ जो है प्रिजर्व लाइफ, जीवन बचाना, और लास्ट में है कि हेल्थ रिकवरी। हेल्थ रिकवरी मींस हील अप, वापस से स्थिति सुधार करना, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया। पूरा सिलेबस कराओगे क्या यूट्यूब पर? मनोज भाई पूरे सिलेबस के लिए रोज 15-20 क्लास लगानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। वो ऐप के अंदर चल रहा है बैच 2-3 महीने से, तो आप ज्वाइन करो और 0 लेवल से सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी। यूट्यूब पर मैं जितना करवा सकता हूँ इसके MCQ करा दूंगा, लास्ट के 20-25 दिन में पूरा रिवीजन करा दूंगा, है ना। सरकारी विद्यालयों में भी तो आप पढ़े हो, फीस देकर 1000 रुपए की नॉमिनल फीस है, उसमें भी 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 120 में से 105 मेरे से लेके जाना बैच में से। अब आपको अगर 3-4 हजार का इधर उधर का कोर्स लेना है जहां से आधे क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, तो दूसरी कोचिंग का कोर्स ले लेना और अगली बार माइंड मैप पे आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 50 तरह की बैच होते हैं, सीईटी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, किस किस की क्लास यूट्यूब पर लगाए बताए। फिर भी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए क्लासें हम लगाते हैं, अभी 2nd ग्रेड की लगाएंगे, LDC की लगाएंगे, तो करंट पूरा यूट्यूब पर फ्री है, मदद फुल करता हूं। और यूट्यूब पर एक सिंगल एड ऑन नहीं है, यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूं, वो भी ध्यान रखना, वो सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो जितनी मदद मैं कर सकता हूं उतनी मैं करूंगा, बाकी तुम लोग भी पढ़ो। आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा के दौरान आपातकालीन प्रक्रिया के लिए DRS ABCD है, ध्यान रखिएगा। क्या है DRS ABCD? DRS ABCD मींस आपका D मतलब डेंजर यानी खतरा, R मतलब रेस्पॉन्स, खतरा देखा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत कोई व्यक्ति पास में खड़े हैं या जो व्यक्ति पीड़ित है वो रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करेगा। और मदद भेजना, जो उसको देख रहे हैं वो सेंड फॉर हेल्प, मदद करेंगे। तो DRS होता है, फिर ABCD होता है। अब ABCD का मतलब एनीबॉडी कैन डांस नहीं होता है, ABCD का मतलब हो गया A मतलब आप लोग पास में खड़े हो, अरे आजकल तो यूं फोन में वीडियो बना लो फटाफट इंस्टाग्राम पे डालेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे। अरे ना रे, ऐसे ना कर। अगर तुम किसी का वीडियो, जान किसी की जोखिम में है और तुम उसका अगर वीडियो बना रहे हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। किसी की जान जोखिम में और आप वीडियो बना रहे हैं, गलत बात है। एयरवे, ये देखिए कि उसकी श्वास नली चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं वो बाधित तो नहीं हुई। दूसरा ब्रीदिंग, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, श्वास नली का सही है या नहीं है। तो A B के अंदर ये हो गया, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग, C मतलब CPR लगाओ। और CPR से एक प्रश्न पक्का आएगा, 4 टॉपिक सिलेबस में, एक फर्स्ट एड से आएगा, एक CPR से आएगा, एक आज के टाइम में सोशल मीडिया की लत पड़ी है लोगों को, और एक है वो इनएक्टिव हेल्थ हो गई है, बैठे रहते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य।
एक एक प्रश्न आएगा सभी टॉपिक से। आज की इस क्लास में 5 में से 5 या 5 में से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने पड़ेंगे। 10 नंबर आपके 96 नंबर जो आपको लाने हैं, उसमें आपने मदन सर ने आपको दे दिया आज। ये मान के तैयारी करना। ये नोट्स टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी मैटर के ऊपर 50-100 क्वेश्चन भी करूंगा। सीपीआर, सी मतलब सीपीआर, सीपीआर मतलब श्वास, उस कोई व्यक्ति की हृदय गति है वो अगर रुक गई है, श्वास नहीं आ रहा है, तो ये एक जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसके बारे में बताऊंगा। और डी मतलब डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर एक दवाई हो, इसके अंदर कई प्रकार की दवाएं आती हैं जिसमें व्यक्ति को तुरंत चेतना आ जाती है ना, होश आ जाता है। तो डिफाइब्रिलेटर का भी प्रयोग करें। ये दवाइयां विशेष रूप से आपके चेतना में इस्तेमाल की जाती है कि मनुष्य को चेतन किया जाए। तो आपातकालीन प्रक्रिया के लिए डीआरएस एबीसीडी है। डेंजर रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीदिंग, सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर। बोलो मेरे साथ साथ, बोलना तो पड़ेगा ना। तो ये प्रक्रियाएं आप इस्तेमाल करें जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित है, जब भी कोई व्यक्ति को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं उस समय। तो फर्स्ट एड के 3P वाले सिद्धांत भी बता दिए। जीवन बचाना है ना, उसके बाद में स्थिति बिगड़ने से रोकना, उसके बाद में हेल्थ को रिकवरी करना, और फिर बाद में डीआरएस एबीसीडी बताया। फिर विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में आप क्या प्रबंधन करोगे। अगर किसी में कहीं आग लग गई है तो कैसे मैनेज करोगे, कोई पानी में डूब गया है तो कैसे मैनेज करोगे। आइए यहां हम बात करें। पहला है गंभीर रक्तस्राव। अगर एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड निकला जा रहा है, तब घाव पर सीधे साफ कपड़े से दबाव, डायरेक्ट प्रेशर, सीधा, जैसे यहां से आपका ब्लड निकला है, डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव होना चाहिए। और अंग को हृदय स्तर से ऊपर उठाएं। आपका अंग जो है ना हार्ट के बराबर नहीं रहना चाहिए, उसे ऊपर उठाएं। ये ध्यान रखना जब आपका सीवरेज ब्लीडिंग, जो आपका सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड अगर बह रहा है, तो उसे हृदय के लेवल से ऊपर उठाना पड़ेगा। जमीन पे लेटा है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाथ या पांव जो भी है। प्राथमिक उपचार की ये क्रियाविधि रहेगी। मुख्य सावधानी ये है कि गंदे कपड़े या खुले हाथ से घाव को न छूना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप उसको हाथ से रोक रहे हो या कोई गंदा कपड़ा ला करके ठूस दिया घाव के ऊपर, ना भाई, साफ कपड़ा हो उसका इस्तेमाल करें और अंग को थोड़ा ऊपर रखें हृदय के लेवल से। फिर हड्डी अगर टूट गई, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो किसी लकड़ी की पट्टी जो स्प्लिंट होती है या अखबार के रोल से टूटे हिस्से को स्थिर करें, इमोबिलाइज करें। जैसे हड्डी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया है, लटक रहा है, तो यहां खपच्चियां बांध दें, लकड़ी की खपच्ची आगे पीछे दाएं बाएं, और फिर उसको जो है बांध कर स्थिर करें, लटका हुआ ना रहे। हड्डी को सीधा करें या अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश कभी नहीं करें। नहीं, हड्डी टूट गई मैं वापस मैं ही लगा देता हूं, मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। उसे लकड़ी का सहारा देवें। तो गंभीर जो है ब्लड ब्लीडिंग जब ज्यादा हो उस समय, हड्डी टूटने के समय में कौन कौन से प्राथमिक उपचार हैं वो मैंने बताए। फिर है थर्मल बर्न, यानी जब जल जाए कोई व्यक्ति तो प्रभावित हिस्से को तुरंत 10 से 15 मिनट तक बहते हुए ठंडे पानी से आप पानी के नीचे रखना है। कोई अगर किसी को जल गया है, कुछ हो गया है, अरे क्या किताब मिल जाएगी इतने से कंटेंट के लिए। किताब के नाम पे आप लोग पता नहीं कौन है, कौन कोचिंग वाले जो किताब करते रहते हैं। इस छोटे से कंटेंट में क्या किताब होगी, इसके नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर फ्री में, इसकी कोई किताब नहीं होगी। आप लोग ऐप में पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ाया जाएगा और डिटेल में। डिटेल मतलब इसके ऊपर भले पीएचडी कर लो और इसके ऊपर भले मेरे से 1 घंटा पढ़ लो, मिलने तो 5 के 5 क्वेश्चन, इतने छोटे से कंटेंट सही है, तो समय बर्बाद नहीं करना। तो ठंडे पानी के नीचे जले हुए हिस्से को रखना है। छाले अगर हो जाए तो उसको फोड़ना नहीं है, ब्लिस्टर्स को। तेल, घी या टूथपेस्ट लगाने की गलती मत करना। हो सकता है कथन दे दे क्या करोगे, कोई व्यक्ति अगर जल गया है तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या क्या करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन ये दे देवे, एक ऑप्शन ये दे देवे। तो पानी के नीचे रखना तो सही है, लेकिन घी लगाना, तेल लगाना या छाले को फोड़ना गलत है, ध्यान रखें। सांप अगर काट लेवे, स्नैक बाइट हो जाए, उस समय पीड़ित को पूरी तरह से शांत रखें ताकि जहर ना फैले। घाव को साबुन पानी से धोएं और स्थिर रखें। सांप ने अगर काट लिया ना, तो मतलब जो पीड़ित का जैसे हाथ है या पैर है, उसको हिलाएं डुलाएं नहीं, स्थिर रखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और घाव पर चीरा लगाना, कहते हैं चीरा लगा के ब्लड बाहर निकाल दे, जहर बाहर निकल गए, ऐसा जहर बाहर नहीं निकलता है और उससे ज्यादा और कैजुअलिटी हो सकती है। मुंह से जहर चूसने का प्रयास न करें या कसकर पट्टी न बांधे कि भाई यहां पर सांप ने डंक मार लिया, यहां से टाइट बांध लेते हैं, पैर के नीचे वाले हिस्से पे बांध लिया तो घुटने तक बांध लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। या मुंह से चूस करके जहर बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना, ये बेवकूफियां न करें, ये करें। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कुछ और बातें मेरे नोट्स हैं जो मैंने लिखा है तुम लोगों के लिए। अभी जुलाई के महीने के बाद, अगस्त सितंबर, सॉरी सितंबर के महीने में आता है प्राथमिक चिकित्सा दिवस, नया टॉपिक है इसलिए ध्यान रखें। और सितंबर के महीने में आपका प्राथमिक चिकित्सा दिवस की जब थीम आएगी 2026 की, तब मैं बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर, 9वां महीना। 9वें महीने में तो बर्थ होता है सबका, और 9वें महीने में 9-2-11 हो रहा हूं गुरुजी, घर से भागा, कहीं हो गया, चोट वोट लगी, 9-2-11, 9वां महीना में 11 सितंबर। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। ऐप में सभ्यताएं पढ़नी है, सभ्यताएं करवा दी है। इतिहास के स्रोत सिर्फ राजवंश के संदर्भ में पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। राजवंश में आता ही आता है, बिजोलिया वाला, चौहानों के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है, मेवाड़ वाले पढ़ते हैं तो उनमें चीरवा वगैरह और भी बहुत सारे अभिलेख आते हैं। तो आप चिंता ना करें, जो जो टॉपिक राजवंश में है वो अभिलेख पढ़ें, ठीक है।
तो 9-2-11 होने से याद रखें 9वें महीने में जन्म होता है, फिर आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहता है, भाग जाता है। 11 तारीख से याद रखो, 9-2-11 से 9 महीना यानी कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है प्राथमिक चिकित्सा दिवस। याद हुआ कि नहीं हुआ? जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। प्राथमिक चिकित्सा का कुछ मतलब मैंने यहाँ पर बताया है, और ये फोटो वगैरह सब नोट्स में मिल जाएंगे, A4 साइज के नोट्स टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये कहिए दुर्घटना के बाद डॉक्टर आने से पहले, अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज को दी जाने वाली सहायता होती है। ये दुर्घटना स्तर पर ऑन द स्पॉट दी जाने वाली सहायता होती है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और तुरंत चिकित्सा करना। याद रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे भीड़ को हटाओ, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जांच करो, चोट का मूल्यांकन करो, चोट अगर गहरी है, चोट अगर कम है, ज्यादा है, उसके अनुसार उपचार करें, सुरक्षित हवादार छाया युक्त स्थान पर लेकर जावे पीड़ित को। आपका कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हो, उसे छायादार स्थान में ले जाओ, पानी पी सकता है तो पानी पिलाओ, पानी से छींटे लगा करके उसे थोड़ा होश आने लायक बनाओ, श्वसन क्रिया का ध्यान रखें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करें, यानी सीपीआर, अभी पूरा बताएंगे सीपीआर के बारे में। कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दें, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बटन वगैरह लग रखे हैं, तो पैंट और शर्ट थोड़ा ढीला किया जा सकता है, ठीक है ना, हंसने की बात नहीं है। आदमी मुसीबत में होता है, उसमें उसके कपड़े थोड़े ढीले कर देने, ठीक है ना। हाँ ओके, ये बातें सामान्य बातें हैं। भीड़ को हटाना, श्वास क्रिया का ध्यान रखना, सीपीआर का ध्यान रखना, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना वगैरह, मरहम पट्टी करो, घाव को धो, नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाओ। हमारे कर्तव्य होने चाहिए कि डॉक्टर को बुलाएं, सुरक्षित स्थान पर उसे लेटाएं, कृत्रिम श्वास दिलाएं, यानी सीपीआर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पानी में डूब गया है तो उल्टी करवाएं, हड्डी टूट जाए तो अंग को हिलाएं नहीं, सांप काटने पर अंग पर लकड़ी बांधकर अंग को सीधा रखें। और ऑप्शन में आएगा चीरा लगा देवे, मुंह से चूस करके जहर को निकाल देवे, अंग को हिलाएं नहीं, हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है हड्डी टूटने पर, और हड्डी टूटने पर और सांप काटने पर अंग को सीधा रखना है, अपनी जगह पर रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है, और हृदय के लेवल से ऊपर रखना है। राम राम सर, अरे भाई प्रधान, राम राम, सबको राम राम, बहुत बढ़िया। ओके, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को शरीर पर पानी बाहर निकालें, उसको दबा करके, मौसम की तीव्रता से बचाएं, गर्मी छाया में पहले उसको छाया में लेके जाओ। प्राथमिक चिकित्सक कौन हो सकता है? प्राथमिक चिकित्सक तुम लोग हो। और तो उसके गुण क्या होते हैं? प्राथमिक चिकित्सक के गुण है कि उसमें कॉन्फिडेंस हो, यूं नहीं कि ब्लड उसके चल रहा है उल्टियां तुम्हें होने लग जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिम्मत वाला होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उठा के फट साइड में रोड पे ले जाए और छाया में ले जाके उसका जो है पट्टी वट्टी बांध लेवे। तो पट्टी कहां से आएगी सर? साफ कपड़ा कहीं से भी हो सकता है, आपका शर्ट भी हो सकता है, साफ कपड़ा, आपका रुमाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो नजदीक हो। शारीरिक संरचना का ज्ञान हो, यूं नहीं कि सीपीआर दे रहा हूं, गुरुजी ने बताया सीपीआर दूंगा, सीपीआर दूंगा, हार्ट इधर होता है तो इधर दबा रहा है, गलत बात है। ज्ञान होना चाहिए शरीर में, हार्ट किधर होता है? गुरुजी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कि राइट हैंड साइड में हो जाता है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में होता है और तुम दबा रहे हो राइट हैंड साइड में। शरीर का ज्ञान होना चाहिए, शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या फर्स्ट एड करोगे, है ना। उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, क्या कर सकते हो। सीपीआर का विशेष ज्ञान होना चाहिए, दयावान, मृदुवान। वो बेचारा ऑलरेडी डर रहा है और तुम कह रहे हो तेरे को किसने कहा घर से बाहर निकलने के लिए, रोड पे सही से नहीं चल सकता या चल सकती क्या? अरे भाई वो ऑलरेडी डरा हुआ है, उसको उसके प्रति मीठा बोलो। स्वस्थ शरीर हो, खुद ही नहीं चल पाओ तो दूसरों को क्या उठाओगे, इसलिए हेल्दी होना चाहिए, दयावान, ये गुण है एक प्राथमिक चिकित्सक के। और प्राथमिक दुर्घटनाएं और प्राथमिक उपचार, थोड़ा सामान्य बातें मैंने बताई है, क्यों, सही बात बताई ना। हाय सर, नमस्ते नमस्ते, वीरेंद्र, ललित, लक्ष्मी, ओके, प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, 4 महीने पड़े हैं, बहुत सारी मैराथन लगाऊंगा, तब तक नोट्स है वो ऐप में, बैच में पढ़ लो। सीईटी को हल्के में मत लेना, बैच भी पढ़ो, यूट्यूब से भी पढ़ो। सीईटी तो सबकी निकाल के रहूंगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि 3 लाख की भी सीईटी नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा मैं 6 से 8 लाख बच्चों की सीईटी निकलवाऊंगा। तो चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। पिछली बार तो हम जीत गए थे सीईटी में, कम से कम माइंड मैप यूट्यूब चैनल से 15 लाख प्लस बच्चे पढ़े थे। अपना एक वीडियो जब पीवाईक्यू की क्लास होती है जीके की, तो 15-20 लाख बच्चे देखते हैं, है ना, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा। तो चलो इस बार बड़ी टक्कर होगी अधीनस्थ बोर्ड और माइंड मैप के बीच में, और 90% क्वेश्चन मिलाएंगे ऐप के कोर्स से, और यूट्यूब पर भी खूब मदद करेंगे आपकी। लेकिन पहले आप लोग अपनी मदद करें। अगर जल जाए, साधारण जलन हो, विशेष जलन हो या विषम जलन हो। साधारण जलन में तो क्या होती है कि फफोले नहीं होते हैं, इसमें जब फफोले हो जाए तो फोड़ना नहीं है, घाव पर बर्नॉल लगाएं, घी तेल नहीं लगाए, ये बातें मैंने पहले ही बता दी है। और आलू पीस कर लगा सकते हो, सामान्य त्वचा अगर लाल हो गए तो नारियल तेल वगैरह लगा सकते हो। विशेष जलन में बर्नॉल का प्रयोग करना है, ठंडे पानी से धोना है। इतनी बातें हैं। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी? क्योंकि तवे पर रोटी फेरी नहीं थी, तो रोटी तो जलेगी। फिर मम्मी बोलेगी ये रोटी किसने बनाई, है ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो लाला सब कुछ भूल जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जा रही है, लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, इस पर क्लिक करो, माइंड मैप ऐप या टेलीग्राम जो भी है दोनों, तो पीडीएफ मिल जाएगी। चारों टॉपिक में पहला टॉपिक प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें मैंने पढ़ा दी आप लोगों को, और कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन यानी सीपीआर अब पढ़ेंगे। और हमने प्राथमिक चिकित्सा में क्या पढ़ा? तो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर ये पढ़ा है कि इसके उद्देश्य पढ़े, जो 3P के हम पढ़ चुके हैं, और इसमें एम्बुलेंस वगैरह के नंबर वगैरह भी देखे। फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होता है, ड्रेस, उपकरण और दवाइयाँ। उसके बाद में 3P के मुख्य चरण होते हैं, DRS ABCD क्या होता है, कौन कौन सी कैजुअलिटी हो तब हम फर्स्ट एड का ध्यान रखेंगे, और प्राथमिक चिकित्सा दिवस वगैरह सब करवा दिया, उद्देश्य वगैरह, सामान्य बातें थी।
अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर की 6 पारियां होगी, उनमें सीपीआर का एक क्वेश्चन हर पारी में आएगा। क्या प्रश्न आएगा सर? सीधा सा पूछा जाएगा सीपीआर का फुल फॉर्म बताओ, और इसी का स्क्रीनशॉट फिर मैं लगाऊंगा। देखो मैंने पढ़ाया आया। पहला तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा सीपीआर क्यों दी जाती है, कब दी जाती है? तो ये हृदय गति से संबंधित होती है। हृदय गति से इसका क्या होता है? संबंध होता है सीपीआर का। तो फुल फॉर्म याद कर ले, बोलोगे मेरे साथ साथ? एक बार बोल दो। पीडीएफ A4 साइज में देना ताकि प्रिंट निकलवा ले। टेलीग्राम तो ज्वाइन करो एसपी सांगानेर से। एसपी बेटे टेलीग्राम ज्वाइन करो, A4 साइज में ही दूंगा विद फोटो, बढ़िया नोट्स। इसमें भी और चीजें ऐड करके लगभग 5 से 10 पेज के नोट्स होंगे, पढ़ लेना, 5 रुपए भी नहीं लगेंगे। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस, है ना, कार्डियो पल्मोनरी। मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आगे, अभी जब पढ़ा रहा था उसमें, कि आपका सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप देखें अच्छे से। हिंदी में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन इसे कहेंगे हम, रिससिटेशन। देखो दो तरह से पूछा जा सकता है, एक इंग्लिश फॉर्म पूछी जा सकती है तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलोगे। हिंदी में पूछे तो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन भी इसको कह सकते हो। कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन है, आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, इतना ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की श्वास या दिल की धड़कन अचानक रुक जाए, ऐसा लगता है कि आदमी मर रहा है, मुर्दा हो गया है, श्वास नहीं चल रही है। आप ऐसे करके देखोगे उसके श्वास नहीं चल रही, अरे वो जिंदा है लेकिन हृदय की गति है वो रुक चुकी है। तब उसको चालू करने के लिए, जैसे मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, हार्ट अटैक आया है, या पानी में डूबने से फेफड़ों में पानी भर गया है, तब आप क्या करोगे? आप सीपीआर लगाओगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब इसके लिए प्रोसेस मुझे पता है, सीधा सा प्रश्न तो आएगा नहीं। सर पहले राजस्थान जीके के नोट्स बनाऊं या बैच में फिर नोट्स बनाऊं? देखो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य, हिंदी, रीजनिंग, साइंस में पीवाईक्यू और थोड़े थोड़े नोट्स पढ़ लो। कहीं नहीं गए 120 में से 80 क्वेश्चंस। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी जैसे सब्जेक्ट मिलाकर 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस के क्वेश्चन आएंगे 35 से 40। आप 23 तारीख को देख लेना। और उसमें इंग्लिश ऐड कर दो, उसमें कंप्यूटर ऐड कर दो तो 50-55 क्वेश्चन। और जो आपको कठिन लगते हो तो वो 50 से 60 क्वेश्चन ही रहेंगे 120 में से, लगभग आधे क्वेश्चन वो होंगे। और जीके में आधे से भी ज्यादा, जीके मतलब राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी में इसमें ऐड कर रहा हूँ, रीजनिंग वाले सरल पार्ट, जन स्वास्थ्य, करंट अफेयर्स में ऐड कर रहा हूँ। जो जो आपको आता है आप 60 से 80 प्रश्न आराम से कर लोगे, तो डरना नहीं है, जो आता है वो करो, आराम से करो। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है? अब विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से सुन ले। आप सीपीआर देना ही नहीं आता और सीपीआर कैसे दोगे? हर एक विद्यार्थी को ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो प्रोसेस सीखो पहले, मतलब कि जो आपका राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हो गया, ये राइट वाले को ऊपर से पकड़ोगे ऐसे, ऐसे तितली बनानी आती है ऐसे, फिर इसको ऐसे करोगे, ठीक है, और ये लगाओगे छाती पे। किसके? जो बीमार है, जो जिसकी मतलब हार्ट अटैक से गति रुक गई है या पानी में डूब गया है। किस तरफ लगाऊं सर? अरे हार्ट किस तरफ होता है कि गुरुजी हार्ट इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, मुझे तो पता ही नहीं। हार्ट तेरी धड़कन कहाँ चल रही है देख, कि हार्ट की धड़कन तो इधर चल रही है सर। लेफ्ट हैंड साइड में होता है हृदय, लेकिन दिल की बात हमेशा सही होती है तो राइट हैंड साइड में ये नहीं होता है, दिल हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे हाथ करके यहां पर लगाओगे मरीज के, और जोर जोर से दबाओगे। कैसे? ऊपर आकर के पूरा जोर से, जैसे ये इसके ऊपर आया हुआ है। इसकी गति देख लो पहले, तो गति देख लो। 100 से 120 कंप्रेशन होने चाहिए 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर आपको 1 2 ऐसे करना है। अभी हंसोगे तुम, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। बहुत जीवन रक्षक चीज है, हर किसी बच्चे को नहीं आती। और मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरा वीडियो लाखों बच्चे देखेंगे। और तुम लोग से पढ़ो मत, आसपास का भी वातावरण का ध्यान रखो। घर परिवार में भगवान न करे, लेकिन कभी कभी कोई कैजुअलिटी हो जाए तो क्या करोगे फिर? तो आप लोग राइट हैंड साइड को तो ऊपर रखोगे, इसको ऐसे करोगे और ये आपके हार्ट पे रख करके जोर जोर से दबाओगे। 1 2 3 4 ऐसे 1 सेकंड में 2 बार करना है। और कितना नीचे जाना चाहिए? 2 इंच। जैसे मैं ये होता है 2 इंच लगभग। ऐसा नहीं कि फेफड़े तोड़ दो किसी के, कोई होगा एकदम मुस्टंडा टाइप का, जिम वगैरह जा रहा है, जिसको ना कहते काम का ना काज का, दुश्मन अनाज गुरु बॉडी तो बनी जोर की बनोड़ी, मुझे बुलाओ सीपीआर दिलाने के लिए। और भाई फेफड़ा मत तोड़ देना किसी का। जोर कितना लगाओगे? 2 इंच नीचे जाना चाहिए, मतलब फेफड़ा आपका दबे तो पसली है वो 2 इंच नीचे जानी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना, काफी नीचे जाके ऊपर आएगी तब वो प्रेशर होगा। जैसे हैंडपंप में नहीं होता है, हाँ बिल्कुल हैंडपंप के प्रेशर की तरह, जैसे पानी बाहर आता है वैसे आपकी सांस भी, व्यक्ति एकदम से उछल के गिरेगा। देखते हो कि नहीं देखते हो फिल्मों में? देखते हो कि नहीं देखते हो? एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, पास में ऑपरेटर भैया हो तो। आई एम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश तो मेरे पास आजा अजमेर, फिर मैं ना यहाँ एक टेबल लगाता हूँ और फिर ओम प्रकाश को लेटा के ओम प्रकाश का मैं सीपीआर करके दिखाता हूँ, है ना। तो मेरे पास ऑपरेटर नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ सारा काम, यहाँ खुद ही करना पड़ता है, टीम सारी ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो सीपीआर के लिए आपको राइट हैंड ऊपर रख करके, राइट हैंड में जोर ज्यादा लगता है इसलिए इसको ऊपर रखना है और बस दबाना है, हार्ट को दबाना है यहाँ से, है ना। कैसे दबाओगे? 1 2 1 सेकंड में 2 बार, और फास्ट होती है थोड़ी प्रोसेस, 1 सेकंड में 2 बार।
तो पुश डाउन टू इंचेस टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट, हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट बिठाने के लिए कि हार्ट तक जोड़ जाए और वापस लाओ, 2 इंच गहरा दबाओ इसको, ताकि हार्ट की जो नलिकाएं हैं वो काम करना स्टार्ट कर देवे। और ये 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है कम से कम। हो सकता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अब ये 1500 लगाने पड़ सकते हैं आपको, तब जाके मरीज को होश आ जाए। तो समझ गए? कार्डियो पल्मोनरी, मेरे साथ साथ बोलो, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। आपसे पूछ सकते हैं कि आर का मतलब क्या है, रिससिटेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। तुम बोलोगे रिससिटेशन, हमारे गुरुजी ने बोला इसको बोलते हैं पुनर्जीवन, रिससिटेशन। एग्जाम के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा ही की तैयारी करनी है, आजा मेरे पास में, व्हाट्सएप कर दिया कर। मेरा कोई भी विद्यार्थी, जैसे 10 लाख बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं यूट्यूब पर, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 8955982723, जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, यूं नहीं कि गुरुजी आता ही करा, आता ही करा मतलब ठीक है, प्रॉब्लम में हो मैसेज कर सकते हो, गुरुजी टेंशन में हूँ, गुरुजी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इस नंबर पे व्हाट्सएप से लगेगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आए दिन कई सारे बच्चों की हेल्प करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप पढ़ें, मस्त रहें, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में, मुझे व्हाट्सएप करें। लाखों बच्चों के पास मेरे नंबर है, हजारों व्हाट्सएप आ जाते हैं, जिनमें सीरियस व्हाट्सएप होता है मैं खुद जान करके रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग पढ़ें, मस्त रहें, 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप करें। देखो तुमसे जुड़ा हुआ हूँ तो सारी बातें तुम तक ही होती रहेगी यहाँ पर। ओके, हाँ, तो श्वास की गति से संबंधित है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये ध्यान पड़ गया। अब इसके संबंध कुछ और बातें जान लो। स्टेप बाय स्टेप सीपीआर गाइड के लिए सेक एंड शाउट, उठाओ, क्या हो गया तुझे, उठाओ उसको ना, शेक, हिलाओ, जिंदा है कि मर गया, उठाना पड़ेगा। फिर कॉल करना पड़ेगा 911 और चेक द ब्रीदिंग, श्वास की गति देखो, मुंह फाड़ करके देखो, नाक के आगे लगा करके देखो, उंगलियां वगैरह, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। वो फिल्मों में नहीं देखा, गुंडा उसको मारने के लिए लेके आता है, विलेन होता है, तकिया वगैरह लगा के मारता है, फिर ऐसे देखता है मर गया कि जिंदा है, तो वो सीन देखे होंगे खूब सारे। तो श्वास चेक करना आना चाहिए। प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ देयर चेस्ट, हार्ट के मतलब थोड़ा इस तरफ रखना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और सेंटर पे रखना है। और पुश हार्ड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 बार। इफ यू हैव हेड ट्रेनिंग रिपीट साइकिल ऑफ 30 चेस्ट पुश एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 30 चेस्ट पुश, मतलब बैक टू बैक, रुकना नहीं है, जब तक श्वास नहीं आए तब तक रुकना नहीं है। सीपीआर के भी कई तरीके हैं। आप लोग जब पढ़ रहे हो, कितने मार्क्स का टॉपिक है, कम से कम 8 से 10 नंबर, 4 से 5 क्वेश्चन, अलग से पूरा सिलेबस में टॉपिक ही दे दिया एज ए सब्जेक्ट। सीपीआर का उद्देश्य क्या है, निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए सीपीआर के उद्देश्य क्या है। 1 2 3 4 या 2 कथन दे देंगे, सही कौन सा है। पहला उद्देश्य सीपीआर का जो है वो ये है कि कृत्रिम रक्त परिसंचरण, छाती को दबाकर दिल का काम मैनुअल रूप से किया जा सकता है। मैनुअल मतलब कृत्रिम तरीके से, ऑटोमेटिक और मैनुअल गाड़ियां आती है पता है, ऑटोमेटिक गाड़ी तो ऑटोमेटिक चलती है, मैनुअल में गियर लगाना पड़ता है। तो छाती को दबाकर दिल का काम आपको करना है, दबाओगे तब उसे श्वास आएगी और एकदम से उसका कुछ मिनट बाद में हार्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये फेफड़ों और हृदय से संबंधित है, फेफड़े और हृदय। ऑक्सीजन की आपूर्ति, ये मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। तो ये कृत्रिम श्वास का प्रयास है और इसमें सीएबी प्रोटोकॉल का प्रयोग करना पड़ता है। देखो एक तो कृत्रिम रक्त परिसंचरण और कृत्रिम ब्लड एंड ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए, ब्लड एंड ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए। सर ये ऑक्सीजन कहां से लाएंगे, आप जब उसे मुंह से भी श्वास दे सकते हो, इसके 3 चरण हैं, आगे बताऊंगा। और ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, कुछ पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बिठाओ इनको आप। लेवल 1 रीट लेवल 1 का बैच कब से स्टार्ट है, बैच स्टार्ट हो चुका है पिछले महीने ही, और जो क्लासें हो चुकी है सभी बैच में आपको 0 लेवल से मिल जाती है, पढ़े। सीएबी प्रोटोकॉल क्या होता है आपके सीपीआर के अंदर, सीएबी, हृदय दबाना, श्वास का मार्ग और कृत्रिम श्वास। हार्ट को दबाओ, एयरवे और ब्रीदिंग, हृदय को दबाओ, एयरवे एंड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग मतलब आपको मुंह से श्वास देना है, उसके होठ से होठ मिला करके जोर से खुद के शरीर की श्वास उसके अंदर डालनी है। यस, इट इज अ प्रोसेस, उसका फेफड़े भर जाएंगे तो एकदम से उसको श्वास आएगी। चलिए चित्र के माध्यम से समझ लें, फिर कंटेंट पढ़ेंगे। कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन यानी दबाना, दबाओ, क्या दबाओगे, पुश हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ द विक्टिम्स चेस्ट, आप सेंटर में रखें और कोशिश करें कि हार्ट की तरफ ले जाएं थोड़ा हाथ को और उसे पुश करें। पहला क्या बोला है, पुश करना, फोटो के माध्यम से भी समझा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पहला है कि कंप्रेशन, हृदय को दबाना, छाती के बीच में तेजी से दबाव डालें और 100 से 120 पर मिनट, और 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा हो या फिर ये 2 इंच गहरा हो, इतना दबाव आप लगा सकते हैं। एयरवे, श्वास का मार्ग, सिर को पीछे झुकाकर ठुड्डी को उठाकर वायु मार्ग को साफ करना। सिर को पीछे झुकाओ और ठुड्डी को ऊपर उठाओ, सिर को पीछे झुकाओ, ठुड्डी इसे कहते हैं, इसे ऊपर उठाओ। और ये जो श्वास मार्ग जो होता है ना, इसे थोड़ा क्लियर करो, ऐसा नहीं कि ये हो रखा है फिर उसके श्वास की गति ही दबी हुई है और श्वास मार्ग अवरुद्ध हो रखा है। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में होता है ना, जो आपका जिसको बोलते हैं ना टेटुआ, जो आपका ये जो हड्डी होती है या जो ये मार्ग होता है, कहीं दबाव ना रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बाधा ना आ जाए, इसके लिए आपको सिर पीछे करके ठुड्डी को ऊपर उठाना है। ये प्रोसेस याद रखना। एयरवे कहते हैं इसे, एयरवे मींस श्वास मार्ग को सही करें, पहले हृदय को दबाएं, श्वास मार्ग को सही करें,
टिल्ट द विक्टिम्स हेड, टिल्ट मतलब झुकाना, और बैक एंड लिफ्ट द चिन, चिन मतलब थोड़ी, ये जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, हिचकी बोलते हैं, हिचकी, टू ओपन द एयरवे, एयरवे खुल जाएगा जब ऐसे बटन दबाओगे तब। ब्रीदिंग, गिव माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ मतलब मरीज के मुंह और नाक के जरिए श्वास देना, मरीज के होठ से होठ मिलाकर आप जोर से सांस मारें, नाक से भी उसे श्वास दे सकते हैं ताकि उसके फेफड़ों में जब श्वास जाएगी तो वो ऑटोमेटिक उसको बाहर फेंकेगी, तो उस दबाव से वो श्वास लय मिल जाएगी, वापस लय बन जाएगी और उसकी जो श्वास जो चलनी चाहिए थी वो चलनी शुरू हो जाएगी उस प्रेशर से। समझ में आई हमारी बात? हाँ, वेरी गुड। न्यू टॉपिक पहले करवा दीजिए। अरे भाई, ये पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी कोचिंग चैनल की तुलना में आप देख लेना सबसे पहली क्लास ही है। अभी इस क्लास की कॉपी होगी, तोड़ मरोड़ करके 2-3 चीजें विकिपीडिया से गूगल से लोग ऐड करके आ जाएंगे, बोलेंगे हम करा रहे, कोई बात नहीं, सब करवाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये पहली क्लास है पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो सीपीआर भी कंप्लीट होता है भाई, और सीपीआर कंप्लीट हो गया तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है, क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ सीपीआर का फुल फॉर्म याद रखो, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन, सीपीआर जिसे कहते हैं, हृदय गति से संबंधित होता है। इसमें ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। 60 सेकंड तक 120 कंप्रेशन होने चाहिए, 2 इंच गहरा जाना चाहिए हाथ आपका, और इसके लिए कॉल वगैरह भी बता दिए। रक्त और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होता है। इसमें सीएबी प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है। सी मतलब कंप्रेशन, ए मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीदिंग। तो एबीसी है वैसे तो, एबीसी को सीएबी से पढ़ो। सीएबी मींस आपका कंप्रेस, एयरवे एंड ब्रीदिंग। क्लियर है? ओके, शाबाश। नए नोट्स बनाऊं राजस्थान जी के पहले से है मेरे पास, पहले से बना लिया तो वही रखो, नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें 41 जिलों के अनुसार ऐप में जो हम अपडेट कर रहे हैं वो पढ़ो। देखो, तुम लोगों से मेरी शिकायत है, तुम लोग है ना लखनऊ के लाडे हो, ऐप के सारे नोट्स पढ़ लो, ऐप के सारे नोट्स पढ़ लो। राजस्थान जी के, इंडिया जी के सरल सरल टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग, ये सब मिला करके 80 क्वेश्चन आएंगे 120 में से। मैथ, साइंस, इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अगर इसमें अभी से घुस गए तो सीट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। और डरना मत, अभी तो तुम्हारा भाई जिंदा है। 4 महीने इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा। ऐप में नोट्स पढ़ो, यूट्यूब पे एमसीक्यूज करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें कुछ नहीं करना, याद हो रहा है तो भी ठीक, नहीं याद हो रहा है तो भी ठीक, याद हम करवा देंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से। आप लोग बस पढ़े, वादा करोगे मेरे से कि हाँ सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारे नोट्स पढ़ लेंगे, आप बस हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करवा देना। तो क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब थ्योरी पढ़ी हुई होगी, ठीक है? ओके, हाँ, सेकंड ग्रेड वाली पीडीएफ भी डालेंगे। सिलेबस का दूसरा टॉपिक, अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा, हाँ भाई, 2 घंटे में इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं मैं। मुझे खुशी है कि अभी तक 10,000 से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख चुके हैं। कितना क्रेज है कि नए टॉपिक को कोई पढ़ा रहा है तो जाके मैं सबसे पहले पढ़ूं, और माइंड मैप पे सीईटी के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में सारी बातें बता दी। फिर दूसरा टॉपिक सीपीआर पूरा करवा दिया। सीपीआर से एक सामान्य सा क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी पूरी क्लियर है, नोट्स को रिवीजन कर लेना और इसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे। बधाई हो, सीईटी के अंदर 2 क्वेश्चन नए आपने तैयार कर लिए। तीसरा प्रश्न आपका जो सीईटी में बनेगा वह नशीले पदार्थों का दुरुपयोग से बनेगा, और दुरुपयोग के प्रकार कौन कौन से हैं, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार कौन कौन से हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हो। देखो क्या होता है कि यारी, संगति, दोस्ती वगैरह में, सच बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे, घर से बाहर रहने को आए होते बच्चे लापरवाही में ऐसे ऐसे दोस्त बना लेंगे। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, युवा ऐसी ऐसी गंदगियों में फंसा हुआ है, तरह तरह के वो ड्रग्स ले रहा है, तरह तरह के वो नशे पते कर रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया। मैंने अपने जीवन में ये बीड़ी सिगरेट पीना तो बहुत दूर की बात है, गुटखा वगैरह या ये तंबाकू वगैरह, मैंने इनको सूंघा तक नहीं, दूर से तक नहीं देखा। दूर से देखना मतलब नजदीक से देखना, गौर से देखना, क्या है टेस्ट करके देखते हैं, मजा आएगा, ऐसा पता है वो चीज गंदी है तो दूर रहना उससे। लेकिन दोस्त ऐसे मिल जाते हैं लोगों को कि उस वजह से उनकी जिंदगी है वो खराब हो जाती है। तो दुरुपयोग किस प्रकार से होता है नशीले पदार्थों का, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में यहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि एक होता है अवसादक। अवसादक मतलब कि आपका जो है डिप्रेसेंट या जिसे सेडेटिव्स बोलते हैं। अब एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश टर्म थोड़ा याद रखें, डिप्रेसेंट एंड सेडेटिव्स। डिप्रेसेंट और सेडेटिव्स ऐसा होता है कि जब आप डिप्रेशन में हो, अवसाद में हो, टेंशन में हो, कोई कह रहा है कि भाई जो है शराब है ना, कि शराब पी ले तेरा ठीक हो जाएगा डिप्रेशन, ठीक है, तो व्यक्ति फिर उसका आदी हो जाता है। और शराब से आप सबको पता है शरीर, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा सबकी हानि होती है, और लास्ट में लीवर खराब होएगा ही होगा, व्यक्ति मरेगा बुरी तरह। तो ये अवसादक है, पहला प्रकार है नशीले पदार्थ के दुरुपयोग में, कि व्यक्ति डिप्रेशन या स्ट्रेस से बचने के लिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई लॉस लग गया, किसी की डेथ हो गई, जीवन में कई सारी प्रॉब्लम हो जाए, तो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर बाबू भैया की तरह बोलेगा दवाई है बाबा, दवाई है, दवाई नहीं है, जहर है। अवसादक है, प्रभाव यह है कि मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है और हमें दर्द का पता नहीं चलता है, ऐसी चीजें होती है इसके अंदर। विशेष रूप से शराब या नींद की गोली में विशेष रूप से बार्बिटूरेंट्स, चिंता रोधी दवाएं, टेंशन बहुत होती है गुरुजी, है ना, कि मेरी खांसी क्या
है ना, वो सीन है फिल्म का एक कि खांसी क्या, इसमें मेरा बाप है, उसका बाप भी आदी होता है शराब का, तो कहता है कि बाप चला गया, खांसी क्या चलनी चाहिए तेरी, तो सब कुछ चला जाता है, बड़ी अच्छी दवाई है, ऐसा कहकर लोग उसको प्रमोट करते हैं शराब को, जो कि गलत है। चिंतारोधी दवाएं जैसे बेंजोडाइजेपाइन जिसमें अल्फ्राजोलम और जेनक्स शामिल है, कि स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन को हटाने वाली चीजें हैं, शराब है, नींद की गोली है। चिंतारोधी दवाएं जैसे बेंजोडाइजेपाइन जिसमें आपका अल्प्राजोलम और जेनक्स शामिल होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको याद रखना है कि ये डिप्रेसेंट और सेडेटिव्स यानी अवसाद के रूप में, अवसाद को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए गुरुजी उसने दवाई ली है। ये दवाई काय की है, जहर है ये, चाहे शराब हो चाहे नींद की गोली हो। मैंने, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताऊंगा। क्या बात सर? अभी एक आएगा उदाहरण यहाँ पर, जैसे होता है ना कि तंबाकू हो गया, तंबाकू छोड़ो, ये उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, मार्जुआना वगैरह ये छोड़ो, ये देखो, तंबाकू के अलावा ऐसी कोई, मतलब आपको पता है आदमी ग्रीस को चाट लेता है। ग्रीस कौन सा सर? अरे वो गाड़ियों में यूज किया जाने वाला, हकीकत में ऐसा होता है सर, यस, पेट्रोल, ग्रीस। कई लोगों को देखा होगा पेट्रोल बड़े चाव से सूंघ रहे हैं, कहीं पे देखा होगा व्यक्ति कोयले खा रहा है, कहीं पे ऐसा देखा होगा कि व्यक्ति है वो झंडू बाम, भाई साहब झंडू बाम के यूं पूरी है जैसे कोई चावल खा रहा है साउथ इंडियन, जब झंडू बाम को ऐसे लेकर के चाट जाएगा, तुम्हारे घर में झंडू बाम नहीं छोड़ेगा अगर उसको दिख गई तो। दवाएं होती है ना सर दर्द की दवाई वगैरह, उनको खाने के आदी होते हैं कुछ व्यक्ति, और ये लत लग जाए ना, बुरी आदत जब लग जाए ना, तो व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सर ऐसा भी होता थोड़ी है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। अरे भाई ये हकीकत है, आप गूगल पे सर्च करना, या कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई औरत या आदमी जो झंडू बाम खा ले, है ना, तरह तरह के जो दवाएं होती है उनको खा लेता है व्यक्ति, है ना, कोयले खा लेता है, पेट्रोल पी लेता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, हकीकत में होता है। वो इसके लिए इस्तेमाल होती है, जैसे उत्तेजक, उत्तेजक को कहेंगे स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट के रूप में दवाई का दुरुपयोग कैसे होगा? जैसे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, स्टिमुलेंट मतलब ऊर्जा आ जाती है, ताकत आ जाती है व्यक्ति को, ठीक है, और मानसिक सतर्कता को अचानक बढ़ जाए, मानसिक सतर्कता मतलब ताकत ही ताकत आ जाए। आदमी शराबी अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, कई बार रीले देखते हो सांड से जाके भिड़ जाता है, जैसे हृदय गति रुकने का खतरा रहता है, ऐसा नहीं कि फिर तो ये सारी दवाइयां हैं जिसमें लाइसर्जिक एसिड है, पीसीपी है, ये सब आपके मति भ्रम यानी कि हेल्यूजीनियस क्या नाम है इसका, इसको कहेंगे हेल्यूसिनोजेनस भ्रांति पैदा कर देवे, वास्तविक दुनिया से व्यक्ति को थोड़ा अलग ही फील दिला देवे, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रहेगा। आगे आ जाओ। भांग जिसमें मारिजुआना, मारिजुआना साउथ अमेरिका में इसकी बड़ी खेती की जाती है, दक्षिण अमेरिका के अंदर बड़ी सुर्खियों में रहती है ये मारिजुआना, और सुर्खियों में भी आती है कि भाई ये इलीगल तरीके से इसको सीमा पार भेजा जा रहा है। मारिजुआना या कैनाबिस भांग, ये हरे कलर की बिल्कुल, ये मारिजुआना का ही फोटो है, लड़की का नहीं कह रहा हूँ, इसका कह रहा हूँ, ये मारिजुआना है। आदमी भांग को घोल करके पी लेता है, होली दीपावली मतलब त्योहार के अवसर पर, देखा नहीं होगा, होली के अवसर पर विशेष रूप से भांग पीने के बाद में ग्याला की तरफ पड़ा रहता है ना, उसको कोई होश ही नहीं होता है चलने का फिरने का, देखा होगा। तो भांग के बारे में तो पता होगा सबको अच्छे से। तो ये भी एक मति भ्रम वाला पदार्थ है। मति भ्रम पदार्थ की अगर हम बात करें, मति भ्रम मतलब कि हेल्यूसिनोजेनस, तो आपसे परीक्षा पूछा जाएगा मति भ्रम पैदा करने वाली जो दवाइयों का इस्तेमाल है वो उनको क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के प्रकार के अंदर हेल्यूसिनोजेनस क्या होता है, स्टिमुलेंट क्या होता है, या आपका डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स क्या होता है। तो अवसादक, उत्तेजक और हेल्यूसिनोजेनस यानी कि भ्रांतिजनक, ये इसका इस्तेमाल होता है। अफीम युक्त पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं अमल, अलम नहीं कहते, इसे कहते हैं अमल, मल मतलब गंदा पदार्थ और मतलब गंदा पदार्थ नहीं है।
ये दर्द निवारक के रूप में कि गुरुजी खेतों में काम घणो करियो तो लोग कहता है कि भाई अफीम खा ले थोड़ा सा तेरा बॉडी एकदम सही हो जाएगी, है ना। ये कोई नहीं कहेगा कि गुड़ और बढ़िया चूरमा करके घी के साथ खा ले तेरी ताकत आ जाएगी बढ़िया, है ना। अफीम डायरेक्ट इलाज है, दर्द निवारक के रूप में काम करता है, जिसके दुरुपयोग पर जानलेवा लत बन जाती है ना। अफीमची बन जाता है व्यक्ति, नशेड़ी बन जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, स्मैक वगैरह इसके अंदर आ जाती है सारी चीजें। और तंबाकू या निकोटीन युक्त भी दवाइयों का इस्तेमाल, सिगरेट और ई सिगरेट। अभी आईपीएल में देखा होगा राजस्थान रॉयल का कप्तान है वो ई सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, क्या नाम था उसका, पान पराग, क्या नाम था उसका। तो ई सिगरेट क्या होती है, एक डिवाइस होती है, जलाने की जरूरत नहीं है, बस बटन दबाओ, अंदर अपने आप ऑटोमेटिक उसका लिक्विड ऑन हो जाएगा और आपको वो फील देगा सिगरेट वाला, बढ़िया सूंघ करके या हो जाता है मुंह के अंदर जो उसका फील ले लो, वो सिगरेट का नशा देगा, है ना। तो ये ई सिगरेट होती है। गुरुजी हम तो उस सिगरेट के बारे में समझते हैं, ये ई सिगरेट भी आगे, बिल्कुल आगे उसमें वही नशा होता है तंबाकू निकोटीन वाला। एक होता है इनहेलेंट। इनहेलेंट भी दवाइयों का इस्तेमाल जो है दुरुपयोग होता है। इनहेलेंट की बात करें तो घर में आसानी से मिलने वाले उत्पाद, मैं इसी की तो बात कर रहा था, गोंद है, पेंट थिनर है, एरोसॉल स्प्रे है। एरोसॉल स्प्रे किस वाष्प को सूंघ रहा है, अरे भाई साहब जो पेट्रोल है उनको सूंघ रहा है, ग्रीस को खा रहा है कोई व्यक्ति, कई बार खबरें बन जाती है, अखबार में आता है ना, झंडू बाम जो चाट रहा है, तो ये उसको कहते हैं इनहेलेंट। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का इस्तेमाल कर रहा है दवाई का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इनहेलेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है आपका तंबाकू निकोटीन वाले पदार्थ है, अफीम वाले पदार्थ है। फिर आता है आपका मति भ्रम यानी कि भ्रांतिजनक, जिसे हेलुसिनोजेंस कहते हैं, उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट जिसे कहते हैं। और पहला है आपका अवसादक यानी डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स, डिप्रेशन से शराब, नींद की दवाएं, चिंता रोधी दवाएं वगैरह उसको बचाती हैं। तो दवाइयों से बचने के लिए डोप मॉडल पर भी विचार किया गया है। डोप मॉडल क्या है, प्रश्न इससे बाहर जाएगा ही नहीं, आप चिंता मत करें। 5 में से 4, 5 में से 5 तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा कहना गलत बात होगी, कुछ क्वेश्चन एक आध डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन 90% इसी का कि 5 में से 4 अपने इस कंटेंट से मिल जाएंगे एज इट इज। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। डोप क्या होता है, जैसे मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्ति के लिए आपका शिक्षा परामर्श और उपचार का व्यापक दृष्टिकोण है। कोई दवाई ले शराबी बन गया है, कोई अफीम का आदी हो गया है, कोई तंबाकू वगैरह का, बीड़ी सिगरेट का आदी हो गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप, शिक्षा तो किसी की मानेगा नहीं, किसी के बाप की भी, तो परामर्श केंद्र वगैरह में एडमिट करो, उपचार करें उसका। फिर क्या होता है कि निकोटीन की मात्रा पहले ज्यादा लेता था, थोड़ा कम की जाएगी, धीरे 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 उसको है ना चबाने की कुछ गोलियां दी जाती है, एकदम से नहीं छुड़ाया जाता है, महीना 2 महीना 4 महीना लगता है, तो धीरे धीरे निकोटीन की मात्रा कम दी जाती है ताकि वो उसकी बॉडी भी सही तरह से रिएक्ट करे। देखा नहीं तुम लोगों ने मेरा एक दोस्त है साबुन की टिक्की पूरी खा जाता है। भरत अगर वो तेरा रूममेट है ना तो बेटा संभल के रहना, तो लाएगा नहाने के लिए और दूसरे दिन पता चले भाई साहब ने तो चट कर ली, ये हकीकत है। तो उद्देश्य है डोप का की रोकथाम और पूर्ण सुधार, कि आप नशा न करें, और रिहेबिलिटेशन मींस वापस वैसी अच्छी जिंदगी में उसे लेकर आए, हंसता खेलता बच्चों के बीच रहने वाला एक स्वस्थ व्यक्ति। डोप मॉडल के कुछ घटक होते हैं। डोप का मतलब क्या होता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा। डी मतलब ड्रग अवेयरनेस, मादक पदार्थों के प्रभाव की आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा ये अच्छा है, खा ले पी ले सूंघ ले और तुम उसको करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए ये घटिया चीज है, ये बेकार चीज है, ये मेरे किसी काम की नहीं है सर, मैं इसे यूज नहीं करूंगा। तो ड्रग अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। डी मतलब ड्रग, डोप के अंदर डी मतलब ड्रग अवेयरनेस। ओ मतलब होता है ऑप्शंस एंड कोपिंग स्किल्स, कि आपके विकल्प और कौशल विकास करें, कि कोई अगर इसका आदी भी हो गया तो उसको कैसे बचाना है, वो इसके अंदर आता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, खूब सारे तरीके हैं जिसमें उसको बचाया जा सकता है। पी मतलब आपका पॉजिटिव एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, देखो सकारात्मक सहभागिता और समर्थन, और उसके कोई आदि हो गया ऐसा नहीं कि उसको डांटे करें, उसको समझाएं। मेरे पास बहुत तरह के बच्चे आते हैं, कई सारे गेम में फंसे हुए आ जाते हैं कि सर हम तो ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, या मेरा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कांड कर दिया। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैं सबको समझाता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है। मुझे तो पता है तरह तरह की समस्या होती है, कई बार नशे के अंदर शिकार बच्चे भी आ जाते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर वो अपने घर परिवार माँ बाप को नहीं बताता है, मुझे बताता है ना। तो ये हम सबको करना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंगेजमेंट है, सकारात्मक उसको मोटिवेशन देवे और उसे समर्थन देवे, उसका सपोर्ट करे, उसको डांटे नहीं। ई मतलब एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, एम्पावरमेंट मतलब वापस से उसका परामर्श और पुनर्वास, वापस उसको सशक्त करें। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्त, वापस से पहले जैसी स्थिति में उसको लेकर आवे। उसका रिहेबिलिटेशन मतलब पहले जैसी जिंदगी में पुनर्वास करे उसका। तो डोप का मतलब है ड्रग अवेयरनेस, ऑप्शंस एंड कोपिंग स्किल्स, पॉजिटिव एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट। और डोप मॉडल की कुछ चुनौतियां भी हैं कि जैसे हम डी फॉर बात कर रहे हैं ड्रग अवेयरनेस की, तो नए सिंथेटिक पदार्थ मतलब जानकारी देवे लोगों को इस बारे में, बुनियादी ढांचे और फॉरेंसिक लैब की कमी है। तो ऑप्शन विकल्प मतलब कि लोगों के अंदर कोई अगर नशेड़ी हो गया तो उसको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कई सारे ढांचे डेवलप करने पड़ेंगे, सुधार गृह स्थापित करने पड़ेंगे। तो ये सुधार गृह भी यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, सुधार ग्रह भी। और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव होता है, तो पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देता है कि तूने ये नशा करना शुरू कर किया ही क्यों, लोग उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव जागरूकता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से समझाने की जरूरत है। ई मतलब यहाँ पर हमने देखा कि एम्पावरमेंट और वापस से पुनर्वास करना। तो लोग सामाजिक कलंक के कारण लोग इलाज नहीं कराते कि यार ये तो नशेड़ी है, इसका तो देखो 6 महीने इलाज चला है और देखो ना टावर उड़ जाए, मारवाड़ी में कहे ना क्या तो नशेड़ी हो गया कहीं काम रखो नहीं, लोग बुराया करेला। तो सीधी सी बात है, उस डर से व्यक्ति अपना इलाज नहीं कराता। तो कई सारी प्रॉब्लम है डोप के सामने, ध्यान रखें। अन्य कारण मानसिक तनाव, बेरोजगारी और सीमा पार से हाइब्रिड युद्ध, नार्को टेररिज्म से युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं बात करूं पंजाब, एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब जो फिल्म है ना वो जरूर देखना।
ये जो फिल्म है ये इसी के ऊपर आधारित है कि युवा आज के समय में कैसे नशे का आदी हो रहा है। पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर से भी विशेष रूप से सप्लाई की जाती है ऐसे, ताकि भारत के युवाओं का भविष्य है वो बर्बाद किया जा सके। लेकिन हमारे अंदर जागरूकता रहेगी तो हम नहीं बर्बाद होंगे, सीधी सी बात है। बचाव और नियंत्रण, पहला था दुरुपयोग के प्रकार, पहला था सबसे बड़ी बेरोजगारी। बेरोजगारी भी हट जाएगी, चिंता ना करें, सब हटा देंगे, चिंता ना करें। अब इसके लिए नशे का सारा थोड़ी लोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो भैया, समय रहते पड़े। तो नशे के दुरुपयोग के प्रकार हमने देख लिए, अब हम देखेंगे उसके बचाव और नियंत्रण के उपाय। बचाव के लिए आप जागरूकता फैलाएं, योग और व्यायाम कराएं, नशीले पदार्थ के खतरे और दुष्प्रभाव के प्रति स्वयं और परिवार को आप शिक्षित करें, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में आप योग करें। अगर नशे के आदी हो गए तो जागरूकता फैलाएं, योग करें। पारिवारिक संवाद, माँ बाप से को बताएं, भाइयों को बताएं, गुरुजी को बताएं, है ना। और चिकित्सक की सहायता, यदि कोई पहले से नशे का चपेट में है और अचानक उसे ना छोड़े, आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाएं, वहां पर आपको उसकी मात्रा कम की जाएगी। जैसे आप तंबाकू सिगरेट के आदी है तो आपको निकोटीन की मात्रा है वो धीरे धीरे कम दी जाएगी। सिगरेट बंद करके एक गोली दी जाती है, पहले उसकी मात्रा ज्यादा होती है, फिर अगले 2-4 दिन में और कम मात्रा दी जाएगी, फिर 4-5 दिन बाद में जो गोली दी जाएगी उसमें निकोटीन की मात्रा और कम होगी। तो इस प्रकार से आपको नशा छुड़ाया जाता है, चाहे वो अफीम हो, है ना, मॉर्फिन वगैरह, इनमें इसको छुड़ाया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मजबूत पारिवारिक संवाद रखें, तनाव स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, गलत संगति से बच के रहना है। ऐसे दोस्तों को ना बोले कि भाई तू ये पी के देख, ये खा के देख, मजा आ जाएगा, उसको बोलो ना, नो बोलना सीखें। दवाइयों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल। तीसरा टॉपिक, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, और इसमें फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं वो भी आप, जब मैं यूट्यूब पर पढ़ूंगा आपको करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया का सीटी के लिए, उसमें लास्ट के 3 महीने का करंट पूछा जाएगा। अक्टूबर में पेपर है तो जुलाई अगस्त सितंबर का करंट आपसे पूछा जाएगा, तो वहां के कई सारे टॉपिक काम आ सकते हैं। तो हमने सीपीआर देख लिया, सीपीआर के अलावा फर्स्ट एड पहली यूनिट, दूसरी यूनिट में दवाइयों का दुरुपयोग और उनके बचने के उपाय करवा दिया मैंने। 6-7 प्रकार बताए, इनहेलेंट कौन सी है, सेडेटिव्स कौन सी है ना, जो है मति भ्रम वाली कौन सी है, सारी चीजें बता दी। उनको आपको पढ़ना है बार बार, एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस सर समझ में आ गया है। अब ये जब समझ में आ गया है तो हम युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, जो तीसरी यूनिट है इस जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक के अंदर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक ऐड किया है कि लोगों की जब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो देश आगे क्या बढ़ेगा। तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा टॉपिक ऐड किया है सीटी के अंदर, ग्रेजुएशन में भी ऐड हो सकता है। तीसरी यूनिट है युवाओं में फिजिकली और मेंटली फिटनेस के बारे में, वर्तमान परिदृश्य क्या है। मुझे एक चीज बताओ, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो थोड़े बहुत पॉइंट जो जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। फिजिकली फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य आज के समय में लोगों का बिगड़ा हुआ है पूरा एक तरह से। कैसे? गतिहीन जीवन शैली है, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, एक ही कुर्सी पर, चेयर पर, और पूरे दिन काम करते हैं। इस वजह से उनके हार्ट पर, ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जंक फूड खाने की आदत पड़ी है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मुझे तो नाम ही नहीं आता है, और ये सब होते हैं। सीपीआर रेट क्या होनी चाहिए? 110 से 120 पर मिनट, ठीक है, बताया था अभी। अब जंक फूड वगैरह इनका सेवन करना, स्क्रीन टाइम, फोन चलाते रहते हैं, उससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। युवाओं में मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी। 1990 से पहले कभी मोटापा देखने को नहीं मिलता था, अभी 2000 के बाद में खूब मोटापा देखने को मिलता है क्योंकि खान पान बदल गया। टाइप 2 डायबिटीज है, और हाई ब्लड प्रेशर है, और गैर संचारी रोग है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर संचारी में जो आपके शरीर में आपके लक्षणों की वजह से पैदा होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर ये बीमारी नहीं फैलाएगा। तो कहने का मतलब है फिजिकल, जो आज के समय में लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य है वो इस वजह से प्रभावी है। कहीं पर आप देखोगे मोटापा, डायबिटीज, स्क्रीन टाइम, जंक फूड, गतिहीन जीवन शैली, ये सब बीमारियों के कारण बनते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में 20% युवा किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है इस दौर में, तो बेरोजगारी की वजह से भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, कई सारी चीजें। लेकिन आप पढ़ते रहे, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मानसिक स्वास्थ्य कई तरह के हो सकते हैं। व्यक्ति करियर, अपने भविष्य की चिंता करे, अपने शरीर की चिंता करे, स्वास्थ्य या कोई बीमारी हो रही है तो उस वजह से भी मानसिक जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उसका। फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारणों के अंदर एक करियर का दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता की वजह से व्यक्ति के, है ना, प्रजनन क्षमता भी गिर जाती है। ये भी देखने को मिला है। डिप्रेशन की वजह से बाल गिरने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। इस युवा अवस्था के अंदर सफेद बाल आने लग गए सर बाल गिरने लग गए, है ना। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना तो फिर भी ठीक है कि मैं जो ज्यादा कर रहा हूं उसका भी हो सकता है, लेकिन शरीर में कुछ कमी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें फिजिकल फिटनेस प्रभावित करती है। करियर का दबाव होता है, कोई अपनी ग्रोथ को लेकर के, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर के डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। डिजिटल डिटॉक्स की कमी है। डिजिटल डिटॉक्स कैसे? कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने से युवा है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम उसके अंदर पैदा हो जाती है सोशल मीडिया के अंदर अगर वो एक्टिव है तो। मादक पदार्थों के सेवन से, तनाव से बचने के लिए नस्ले पदार्थ और शराब की ओर बढ़ रहा है, उससे भी उसकी हेल्थ प्रभावित होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण बड़े सिंपल से हैं, जिसका सीधा असर शरीर पे होता है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, टेंशन नहीं लेनी, बिना पढ़े भी ये टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखो। यूथ मेंटल हेल्थ की बात करें, बैरियर्स टू केयर, एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई की चिंता, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, राइजिंग प्रिविलेंस, जो समाज के अंदर क्या भाई नाम नहीं कमाया, बड़ा नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे, और टेक्नोलॉजी एज ए सॉल्यूशन। सरकारी पहल और योजनाएं भी हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट जैसे प्रोग्राम है जो नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है,
कई सारी मैराथन दौड़ाई रन की जाती है, जैसे दौड़ होती है फिजिकली फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से शारीरिक गतिविधि और खेल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। मनोदर्पण नाम से शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो कोविड-19 के बाद में छात्र और शिक्षक और परिवार को मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्टार्ट की गई है। एक राजस्थान के बजट के अंदर भी इस बार जो है स्वास्थ्य से संबंधित पहल है वो स्टार्ट की गई है। अपना राजस्थान बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल, उसका नाम क्या है आप लोग रिकॉल करिए उसको, ठीक है। राज ममता है ना, राज ममता प्रोग्राम, मैं इसको दिखाना चाहूंगा। राज ममता, और राज ममता प्रोग्राम भी है और राज ममता एक पोर्टल भी है। तो ये कार्यक्रम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2026-27 लिखेगा, राजस्थान बजट 2026-27 जो वर्तमान का बजट है उसके अंदर इसकी बात है वो कही गई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राज ममता कार्यक्रम है आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी जो करंट की है वो आपको मानसिक स्वास्थ्य वाले टॉपिक में साथ में पढ़नी पड़ेगी, वो मैं करंट में भी कवर कराऊंगा। मनोदर्पण है कोविड के बाद में। राष्ट्रीय युवा नीति है वो युवाओं के समग्र स्वास्थ्य की बात करता है, ठीक है। और तनाव और उसे निपटने के उपाय के अंदर मेरे नोट्स हैं कुछ लिखे मैंने। तनाव का मतलब हैंस शेले के अनुसार एनसीईआरटी की परिभाषा है, ये एनसीईआरटी का सीधा टॉपिक है, एज इट इज आपको मैं करवा रहा हूं, लिखिएगा। शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को हम तनाव कहेंगे। तनाव दैहिक होता है, हार्मोन की क्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो गया तो जो भागो और लड़ो, फाइट और फ्लीट वाला जो हार्मोन है, तनाव के बारे में बताया। हैंस सेले की परिभाषा है। सेले के अनुसार तनाव है दो प्रकार के होते हैं, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस का मतलब होता है मध्यम और इच्छित तनाव होता है, जैसे खेल परीक्षा हार जीत का छोटा मोटा तनाव होता है, उसे यू स्ट्रेस कहा जाता है। डी स्ट्रेस वो होता है जो बड़ा तनाव होता है, काफी बुरा तनाव होता है, जैसे जीवन की बुरी और विपरीत घटनाएं, मान लो किसी की डेथ हो गई, जीवन में स्वास्थ्य का भयंकर नुकसान हो गया या बिजनेस में कोई लॉस चला गया किसी को, तो वो डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस छोटा स्ट्रेस होता है, हैंस सेले के अनुसार याद रखना। तनाव के कारण क्या है? जीवन की घटनाएं, किसी की मृत्यु, कोई दुर्घटना हो गई, विपरीत परिस्थिति आ गई, दैनिक जीवन की परेशानियां, अस्त व्यस्त जीवन है, कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है, पारिवारिक माहौल, रिश्ते, ये सब डिप्रेशन के कारण है। दीर्घकालिक भूमिका, माता पिता द्वारा बच्चों के भविष्य की चिंता भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस, आप लोग भी पेरेंट बनोगे तब आपको अपने बच्चों की चिंता रहेगी। अभिघात और कृत्रिम और प्राकृतिक घटनाएं, परमाणु बम हमला है, भूकंप, बाढ़ वगैरह, इन सब से भी डिप्रेशन होता है, जैसे जापान वालों को देख लो, पिछले 50 साल से डिप्रेशन से निकले बेचारे। तनाव से निपटने के उपाय में आप उनके कारणों का पता लगाएं, तनाव की तीव्रता को कम करें। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन जब बहुत हद से ज्यादा होता है तो व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, तो उसकी तीव्रता को कम करें। व्यवहार के अंदर बदलाव लाएं, यथार्थवादी जीवन जीवें, अवास्तविक लक्ष्य न रखें। मुझे तो सर राजस्थान टॉप ही करना, कई बार होता है, हर बार हर बच्चा ये कहता है। आप एग्जाम निकालने पे फोकस करें, एग्जाम निकल जाएगा, टॉप होना ना होना बाद की बात देखेंगे। दूसरों की राय लें, खुद के सर्वशक्तिमान ना माने कि मैं मेरा भला कर सकता हूं। दूसरों की दो बातें सुनोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। और टाइम मैनेजमेंट करें, शारीरिक कसरत करें, नींद लेवें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अहंकार को दूर करें, आत्मपुष्टि, स्वयं के लिए समय निकालें, योग प्राणायाम, एक्सपर्ट की सलाह लेना। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ये टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव को कम करने के उपाय हैं शारीरिक और मानसिक वाले। सोशल मीडिया की लत और स्वास्थ्य जोखिम, ये सिलेबस का चौथा टॉपिक है और सोशल मीडिया के लिए आपको ज्यादा विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट की दोनों यूनिट काफी अच्छी है। सोशल मीडिया की लत और स्वास्थ्य जोखिम, सोशल मीडिया के संबंध में डेनमार्क की प्रधानमंत्री का कथन बड़ा वायरल हुआ अभी। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मैं सिगरेट पीना देख सकती हूँ, सिगरेट पीते हुए देख सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बैठा रील स्क्रॉल करता है मैं वो देखना पसंद नहीं करूंगी। तो ये इतनी बुरी चीज है। मानसिक स्वास्थ्य जोखिम, सोशल मीडिया डिसफॉर्मिया, फिल्टर की गई तस्वीरों से अधिक शारीरिक तुलना करना, जिससे हीन भावना, बॉडी इमेज। अब वो फिल्टर वाले तो भाई साहब कलुआ को एकदम हीरो बना दे और कलुटी को एकदम से बना दे, वर्तमान हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐश्वर्या रॉय बना दे, तो वो मानसिक स्वास्थ्य जोखिम आप बार बार कंपेयर ना करें। और डोपामाइन लूप भी होता है। डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो आपको खुशी देता है। लाइक कमेंट पर, सोशल मीडिया में आपने इंस्टाग्राम चला रहे हो, अरे मेरे लाइक क्यों नहीं है, अरे मेरे व्यूज क्यों नहीं है। अरे हम तो इंस्टाग्राम पे रील डाल के छोड़ देते हैं, वो 2-4 लाख व्यूज आते हैं तो भी पता नहीं चलता कि लाखों में व्यूज आ गए, अच्छा वो भी ध्यान नहीं रहते। हम तो चलता रहता है एक लेवल के ऊपर उठे हुए कि ना ना बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, जिसके काम की होगी वो देख लेगा। लेकिन जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जीते हैं कि सोशल मीडिया से पैसा आएगा, सोशल मीडिया पे व्यूज आएंगे। अब भाई मैंने तो यूट्यूब पे ऐड ही बंद कर रखी है, चाहूँ तो महीने के 1-2 लाख यूट्यूब से ले सकता हूँ, लेकिन ऐड बंद कर दी पूरी तरह से, एक सिंगल वीडियो पे ऐड नहीं आएगी। तो मुझे तो टेंशन है ही नहीं व्यूज की या पैसे की, फिर भी व्यूज सबसे तगड़े आते हैं, पैसा भी खूब आ सकता है, लेकिन ऐड ऑफ की हुई है। तो मैं तो इन चीज़ों से बाहर निकला हुआ हूँ। लाइक कमेंट व्यूज पैसा उन सब की चिंता होती है तो सोशल मीडिया प्रभावित करता है, जिसके भी सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है, अब गुरुजी मैं तो इंस्टाग्राम पर रील डालती नहीं हूँ, तो बेटा तुमको क्या टेंशन होगी। और फिर तो तुम सोशल मीडिया चलाने वाले उसके ग्राहक हो, तो वो तुम्हारे शरीर को ज्यादा प्रभावित करेंगे। खुशी का जो हार्मोन रिलीज होता है, आपको आपके फेवर में अगर चीजें हो तो नोटिफिकेशन चेक करने की अंतहीन और बाध्यकारी लत बन जाती है। अरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे किसने स्टेटस लगाया करा, मैं साल में लगाता नहीं हूँ एक सिंगल स्टेटस, 1 या 2 को छोड़ के, कभी कभार।
है ना किसी का स्टेटस देखता हूँ, ना स्टेटस लगाता हूँ, क्योंकि स्टेटस बना हुआ है तो क्या ही स्टेटस लगाएं। तो व्यक्ति क्या है कि सोशल मीडिया में बार बार जाएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा, व्हाट्सएप पे चेक करेगा। मुझे खुद नहीं पता किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरे खुद की जिंदगी का ध्यान रखता हूँ, बच्चों को पढ़ाना है सुबह से शाम, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का टाइम नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है डोपामाइन लूप के अंदर। साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और हेट स्पीच, ट्रोलिंग के कारण युवाओं में गंभीर अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति है। भाई साहब किसी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, अब वो फिर ट्रोल होएगा। तो सोशल मीडिया मत आओ तो थोड़ा सा गार्ड रखो। मारवाड़ी में कहावत है, हिम्मत रखो, आप अगर ट्रोल करते हो तो दूसरों की ट्रोल भी चलो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं जिसको। ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और ये शारीरिक स्वास्थ्य को। मानसिक स्वास्थ्य में आपका मानसिक स्वास्थ्य जोखिम होता है, कई सारे डोपामाइन लूप होता है, साइबर बुलिंग होता है, ट्रोलिंग होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चलाते हो, स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, तो उसके निकलने वाली ब्लू लाइट है, वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, उसके स्त्राव को रोकती है, जिससे आपके अंदर इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपकी लाइफ तबाह हो जाती है। ऐसे कितने बच्चे कमेंट करना कि गुरुजी हम तो सोशल मीडिया के आदी हैं। सोशल मीडिया कौन कौन चलाता है रात के 10 तो नॉर्मल है, 10 से 12 1 2 बज जाए पता ही नहीं चले। ऐसे कौन कौन, ऐसा ना करें, मेलाटोनिन हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, फिरोगे, फिर नींद का पैटर्न बिगड़ना, गतिहीन जीवन शैली, सारी गतिविधि में कमी आ जाती है, जैसे युवा, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकली और मेंटली बुरी तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोशल मीडिया की वजह से, तो उसको अवॉइड करें। यही टॉपिक आपके सिलेबस में है, अंतहीन टॉपिक है, कितना ही पढ़ो, लेकिन मेरा विश्वास है कि 5 में से 4 क्वेश्चन आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। इसमें टाइम बर्बाद मत करना। ये तो मैं अभी तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके आराम से हो जाएगा, चिंता ना करना। 4 महीने बाद एक बार फिर से नोट्स लेकर आऊंगा रिवीजन करके, है ना, रिवीजन लेके आऊंगा। निवारण उपाय अक्टूबर में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर आप सप्ताह या महीने में एक दिन पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूरी कर लेवे, सोशल मीडिया उपवास कर लेवे। स्क्रीन के उपयोग के दौरान 20 मिनट में और 40 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड के लिए देखें। स्क्रीन के उपयोग के दौरान 20 मिनट में, प्रति 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड के लिए देखें। ऐसा नहीं कि फोन में घुसे जा रहे हो, आपका आंखें आई साइट कमजोर हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए दूर देखने का भी अभ्यास करें। आप 1 फीट नजदीक से आप फोन को देख रहे हो या 5 इंच नजदीक से आप फोन को देख रहे हो, जो कि गलत है। ऐसा आपकी जो है एकाग्रता भी कम होगी, आपकी आई साइट भी वीक होगी। तो आप थोड़ा दूर देखने का अभ्यास करें। जो ज्यादा फोन चलाते हैं वो स्क्रीन फ्री जोन, भोजन कक्ष और बेडरूम को नो फोन जोन घोषित करें। पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, फोन को बहुत बहुत खुशी होती है। मेरे बच्चे जो व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़े होते हैं, मेरा तो काम ही है कि मेरे बच्चों को रिप्लाई करना या टीम के मैसेज वगैरह देखना। मुझे तो सोशल मीडिया दिन में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सोशल मीडिया का जो टाइम है वो घंटों में होता है। कारण ये है कि मुझे टीम को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, पीडीएफ पढ़नी पड़ती है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मेरा तो पूरा सोशल मीडिया पे टाइम चला जाता है। टाइम इसलिए चला जाता है, मेरा काम ही वही है। ठीक है, यूट्यूब को देखना, कौन सा वीडियो अपलोड करना है, अभी क्या शेड्यूल लगाना है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन तुम लोगों का ये नहीं होना चाहिए। अब लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो इन चीजों से दूर रहे, सो रहे हो तो इन चीजों से दूर रहे। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में साइबर वेलनेस और संतुलित तकनीक को अनिवार्य रूप से शामिल करें। सिलेबस के अंदर साइबर वेलनेस को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों। ये होते हैं नोट्स का द एंड यहाँ पर। और ये नोट्स आप लोग अगर कहें तो यहाँ पर इसका रिवीजन करवा देते हैं। और प्लीज इससे न डरें, मैं फिर से कहूंगा, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान इंडिया का करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य, इतने टॉपिक जब सिलेबस में शामिल किए हैं ना, और इधर इस हिंदी को उठा लेवे, इधर से थोड़ा रीजनिंग को उठा लेवे। मैं फिर से कह रहा हूँ 23 अक्टूबर को जब पेपर हो ना, तो आकर मिल लेना मेरे से। इन टॉपिक से मैथ, रीजनिंग, साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, इनके मिलाकर के 35 क्वेश्चन होंगे, गणित और विज्ञान के। इनके आप मान के 15 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, मतलब 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन सीटी 12th के अंदर लास्ट है। 50 भी नहीं होंगे, सिर्फ 45 क्वेश्चन मान के चलो। और बाकी आपका रीजनिंग वगैरह और जोड़ दो 10 क्वेश्चन, है ना, और हिंदी जोड़ दो 10 क्वेश्चन, तो हिंदी के 10 क्वेश्चन जोड़ दो, रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन जोड़ दो, 50-60 तो यही हो गए। बचे हुए 60 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इनमें से आएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से राजस्थान जीके के 10-12 क्वेश्चन ले लो, इंडिया भूगोल के 10-12 ले लो, इंडिया पॉलिटी के 10-12 ले लो, करंट के 10 ले लो, जन स्वास्थ्य में से 5 ले लो, तो आपके, अच्छा इकोनॉमी वाला सेगमेंट बीच में छूट गया, तो ये दिया है, इसमें से कम 7-8 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो लगभग अगर देखा जाए 50-60 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 50-60 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, बराबर सेगमेंट पूछे जाएंगे। आप अपना जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको अच्छे से पढ़े, उसमें हिंदी को भी मैं इसके साथ इंक्लूड करूंगा, बड़ा सिंपल सा कर सकते हो, 10 क्वेश्चन इधर ले आओ। रीजनिंग को भी आप बिना पढ़े कर सकते हो, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। बच्ची बात गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, इंग्लिश, गणित, कंप्यूटर, इंग्लिश अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो ही हाथ डालना, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पूरी तरह से गणित, इंग्लिश और साइंस से दूरी बना लेना, सीईटी निकल जाएगा। अगर कमजोर है ये विषय तो, मजबूत है तो सारे प्रश्न करके आओ, मैथ, रीजनिंग के, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के, मैथ, साइंस और इंग्लिश के, अगर स्ट्रॉन्ग है तो, नहीं तो दूरी कर लो बस। धन्यवाद। ग्रेजुएशन लेवल के, अच्छा ऐप में आप पढ़ो, कैसी लगी क्लास, मजा आया? और जन स्वास्थ्य नया सिलेबस ऐड किया। मुझे एक चीज बताओ, जीके पूरा, ये जीके है, ये पूरा जीके है, ये पूरा जीके है, ये पूरा जीके है ना, इसमें भी मैं करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य को ऐड करूंगा, हिंदी वाले टॉपिक को भी ऐड करूंगा। ये सरल सब्जेक्ट है। जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है ना, वो है आपके साइंस, मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर। इसमें से सिर्फ और सिर्फ
45 क्वेश्चन आएंगे बचे हुए सेगमेंट से। 80 से 85 क्वेश्चन राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर्स, हिंदी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट ले लेंगे और थोड़ा रीजनिंग को भी ऐड कर लो, आप 80 प्लस चले जाओगे। तो आप पूरा फोकस इस पे करें, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना। जैसे 48 क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे, ताकि नेगेटिव कट कटा करके आपके 48 क्वेश्चन पीछे बच जाए। तो आ जाओ, पान सड़े अरे घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है, क्योंकि गुरुजी फेर ही नहीं थी, रिवीजन नहीं किया था। और रिवीजन के लिए क्या करेंगे, माइंड मैप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और माइंड मैप ऐप पर ये पूरा जो सिलेबस है ना, ये आप पढ़ें, जो क्लास हो चुकी है वो सब मिल जाएगी। आगे जो लाइव होगी अगले 2 महीने, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक मैं पूरा बैच कंप्लीट कर दूंगा। तो सर बैच कंप्लीट होने के बाद हमें क्लास नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी। ऐप के अंदर होम पेज पर सबसे नीचे ही लिखा हुआ है माई जोन का ऑप्शन, उसमें आपका सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं हर एक क्लास के, चाहे राजस्थान जी के, इंडिया जी के, चाहे आपका हिंदी जन स्वास्थ्य वाला डिटेल में, वहाँ ऐप में मैं आज से क्लास स्टार्ट करूंगा। 10-15 दिन के अंदर इसकी डिटेल क्लास है वहाँ करवा दूंगा। एक बार के लिए ये पर्याप्त है, ये नोट्स मोर देन एनफ है। बैच ज्वाइन कर ले, ऐप डाउनलोड करके सबसे पहले कोर्स वाली कैटेगरी में 5 मिनट में जो 2 घंटे में पढ़ाया है वो रिवाइज करवा देता हूँ। तैयार हो क्या सभी साथी? एक बार कमेंट कर दो यस सर हम तैयार हैं। अभी इस 2 घंटे के अंदर लगभग 10 से 15 हजार बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। वेरी गुड। 100 क्वेश्चन करें और 60 सही हो जाए और 30 गलत हो जाए तो 40% नहीं आ रहा है। देखो, आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें से आपके 30 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं और तो उसके 20 नंबर आपके कट होंगे, ठीक है। और आपके अगर 70 क्वेश्चन सही होते हैं, 140 नंबर आते हैं, तो फिर मामला थोड़ा सा 120 नंबर आएंगे, मामला सही है। अगर आप 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हो, जनरल ओबीसी वर्ग या जिनमें 5% की छूट नहीं है, सबको 40% लाना है, 35% तो अदर कैटेगरी को है, तो 100 का क्यों आपका टारगेट एक्यूरेसी पे होना चाहिए। 90 से 100 का रखो। मुझे पता है कि कठिन पेपर आता है तो 30 प्रश्न पे 5वां गोला भरना ही भरना है। आप एक्यूरेसी पे फोकस करें, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की और मत जाओ कि ये नौकरी नहीं लगेगी यहाँ पर। 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, 90 में से आपके 25 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि एक्यूरेसी का फोकस रखा आपने। 24 क्वेश्चन, तो आपके 8 × 3 24 हो गया। तो 8 हर 3 क्वेश्चन पे 2 नंबर कट होगा, तो 16 नंबर आपके नेगेटिव में चले गए, ठीक है। कितने में से सर? 24 निकाल दो इसमें से, 90 में से, तो लगभग बचे आपके 65-66 क्वेश्चन। 65 के 130 मार्क्स होते हैं, 65 क्वेश्चंस के 130 अंक होते हैं। 130 में से आपके अगर 16 नंबर भी चले गए तो 110 से प्लस नंबर ही आएंगे, और जबकि आपको लाने हैं 96 मार्क्स। ऐसी रणनीति रखना। कैसी रणनीति रखोगे कि आप 90 के लगभग, 100 के लगभग 90, 95, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बचे हुए 20, 30, 35, 25 क्वेश्चन में 5वां गोला भर दो। नेगेटिव अगर 20-25 हो जाते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, आपके एटलीस्ट 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे, उससे डबल या 3 गुना ज्यादा सही भी हो जाएंगे, है ना, तब आपका नेगेटिव 16 नंबर कटेगा, 130 नंबर आएगा, उसमें से आप नेगेटिव हटाओगे 16 नंबर को, तो आपका 110 प्लस नंबर बच जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा अटेम्प्ट में नौकरी नहीं लगती इससे, सीईटी से, इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। प्राथमिक चिकित्सा की कुछ बुनियादी बातों की बात करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातों की एक बार बात करते हैं, मतलब 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन। प्राथमिक चिकित्सा की जो है, सड़क दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना, उसमें व्यक्ति को बचाना, जीवन को बचाना इसका उद्देश्य होता है। दुर्घटना जो है उसमें एम्बुलेंस कौन कौन सी आती है, प्राथमिक चिकित्सा किट में ड्रेसिंग सामग्री क्या क्या होती है, उपकरण क्या होते हैं, दवाएं कौन सी होती है, प्राथमिक चिकित्सा के 3P क्या होता है कि लाइफ बचाओ, प्रिवेंट डिट्रियोरेशन, स्थिति बिगड़ना से रोकना, जीवन बचाना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। फिर DRS ABCD भी इसमें शामिल है, खतरा प्रतिक्रिया और मदद भेजना, श्वास मार्ग वगैरह, CPR और डिफाइब्रिलेटर। ये अगर ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी टूट गई है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, जल गया है, कोई सांप ने काट लिया है। प्राथमिक चिकित्सा का दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। और प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है ये मैंने डिटेल में पूरा पढ़ा है, इसके सिद्धांत वगैरह नॉर्मल बातें हैं, जो मुझे लगा मैंने लिख दिया। कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है, श्वास धड़कन व्यक्ति की जो है उसको कृत्रिम तरीके से सही करना, 60 सेकंड में 120 बार और 2 इंच नीचे दबाना। और CPR रक्त और ब्लड की आपूर्ति के लिए है। इसमें CAB प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? CAB, कंप्रेस एयरवे एंड ब्रीदिंग, कंप्रेस एयरवे एंड ब्रीदिंग। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग में अवसाधक को कहते हैं डिप्रेसेंट या सेडेटिव्स, जिसमें शराब और नींद की गोलियां और चिंतारोधी दवाएं होती है। उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट कहलाते हैं इसको, स्टिमुलेंट कहते हैं इसको। भ्रांतिजनक यानी कि हेलुसिनोजस कहते हैं, जो मति भ्रम कर दे आदमी अलग ही दुनिया में जीवे, जैसे LSD और भांग वगैरह जैसे होता है। अफीम युक्त पदार्थ का प्रभाव और तंबाकू निकोटीन का, और इनहेलेंट यानी कि जो घर में उपलब्ध चीजों को व्यक्ति खाने लग जाए। डोप मॉडल इसका क्या होता है? डोप मॉडल के अंदर हमने बात की ड्रग अवेयरनेस होता है, इसमें ऑप्शन होता है, पॉजिटिव अवेयरनेस होता है, एम्पावरमेंट होता है, इसके दुरुपयोग भी है। बचाव नियंत्रण के लिए जागरूकता, योग, पारिवारिक संवाद, तनाव, डिप्रेशन, कुसंगत से बचो। युवाओं में शारीरिक और मानसिक फिटनेस, भगवान की ना हाथे खोटी करे, आदमी हापे कर ना अपनी उम्र छोटी करे। मारवाड़ी में कहावत है ऐसा कि आदमी अपने लक्षणों की वजह से बीमार पड़ता है, तो फिजिकली फिटनेस नहीं रखोगे तो कई बीमारी आपको घेर लेगी, मानसिक स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो जाता है, कई सारी चीजें होती है उनकी वजह से। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सरकारी पहल भी है, जैसे राजममता राजस्थान गवर्नमेंट का है, फिट इंडिया मूवमेंट है, और तनाव के ऊपर, तनाव के प्रकार वगैरह हैंस सैले के अनुसार NCERT में जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस बड़ा होता है, यू स्ट्रेस छोटा होता है। तनाव के कारण कौन से जीवन की घटनाएं होती है,
कि दुख के कारण ही कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में मत आओ, दुख भगवान की भक्ति करो, दुख नहीं मिलेगा। खैर, सांसारिक जीवन में रहेंगे तो दुख तो होगा। सोशल मीडिया के स्वास्थ्य जोखिम क्या है? और स्वास्थ्य जोखिम मतलब मानसिक स्वास्थ्य है, नींद है, साइबर बुलिंग है, शरीर में नींद की कमी, गतिहीन जीवन शैली, इसको बचने के लिए आप अपना उपाय करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपके प्यार की बदौलत ये क्लास कंप्लीट हुई। कितने घंटे लगे मुझे 1.5 घंटा लगा। चलो धन्यवाद। 1.5 घंटे में मैंने पूरे नोट्स पढ़ा दिए हैं। इसी में से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे जन स्वास्थ्य के, आप चिंता ना करें, इसको पढ़ लेवे। कुछ नहीं करना है, रोज या एक दिन छोड़कर एक दिन बस 5-10 पेज दूंगा टेलीग्राम में, रीडिंग मारनी है, अपने आप याद होगा। अब आप जो है अपना सिलेबस पढ़ते टाइम में, मैं फिर से कहूंगा, अपना जो सिलेबस है वो पढ़ते टाइम में जो है रिवीजन पर, ये जो सब्जेक्ट जो मैंने बताए उन पे फोकस करें। धन्यवाद, थैंक यू। है ना, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे उन पे फोकस करें, आराम से सीट निकलेगा। अभी तो 120 दिन पढ़े, हम बैठे हैं, आप लोग ऐप में पढ़ रहे हो सारे नोट्स। देखो ऐप जरूर ज्वाइन करना डिटेल में वहां पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ाई का रिदम बना रहे, सारे नोट्स डिटेल में पढ़ोगे और टेस्ट दोगे तो आप लोगों को एग्जाम में उसका फायदा होगा। धन्यवाद, थैंक यू। और नोट्स कैसे लगे, है ना, यूट्यूब की पहली क्लास थी पूरे राजस्थान के अंदर CT 12 के नए सिलेबस की, ये कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और इस क्लास की PDF टेलीग्राम में भेज रहा हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।